नमस्कार, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा की NCERT प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास को मुख्य रूप से समझने के दृष्टिकोण से विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है वो कहलाता है प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। जो दूसरा भाग है वो कहलाता है मध्यकाल या मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकाल, मिडवल पीरियड। और तीसरा कहलाता है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। अब देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन काल है हमारा, ये लगभग कहाँ से इतिहास का शुरुआत माने, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इतिहास कहाँ से माना जाए, यहाँ से माना जाए या यहाँ से माना जाए। बेसिकली भारतीय इतिहास को हम लोग शुरू करेंगे जब मनुष्य जंगली था, जो अखेट करके, जो शिकार करके अपना जीवन गुजर बसर चलाता था, जंगलों में फल मूल इकट्ठा करके। ठीक, उसके बाद वो धीरे धीरे पशुपालन करना सीखा, पशुपालन से उसने कृषि करना सीखा, कृषि के बाद धीरे धीरे हमारी सभ्यता उन्नति होती गई, समाज बना, धर्म बना, राजनीति में विकास हुआ। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। प्राचीन काल लगभग माना जाता है कि 800 ईस्वी तक आते आते समाप्त हो जाता है। अब इधर जहाँ से भी आप शुरू करें, आप सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करें या उससे भी पहले पाषाण काल से अगर शुरू करें, तो लगभग 5 लाख 10 लाख वर्ष पहले से 5 लाख वर्ष या BC से 800 BC तक, 800 ईस्वी तक, सॉरी। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके दिमाग में उठा होगा कि BC क्या है, माना ईस्वी पूर्व, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईस्वी पूर्व। 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी तक। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्वी पूर्व क्या है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा ये संख्या रेखा मैथ्स में थोड़ा बहुत बच्चे क्लास में। तो जैसे इसमें आता है -1, -2, -10, ठीक है, -11 ऐसे, ठीक है, -15। तो ऐसे संख्याएं आती हैं। इधर जो होता है वो प्लस में होता है 1, 2, 3, ठीक है, 10, 15, 20 ऐसे इधर चलता है। इधर की संख्या पॉजिटिव होती है और इधर की संख्या नेगेटिव होती है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म है, तो ईसा मसीह का जन्म जो माना जाता है 1 ईस्वी में माना जाता है, मान लीजिए। तो अगर 1 ईस्वी में हम इनको मान लें कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है, तो इससे पहले के समय को ईसा पूर्व कहेंगे और इधर के समय को हम बोलेंगे ईसा पश्चात। ठीक है, ईसा पश्चात का मतलब क्या है कि ईसा के जन्म के बाद। तो ईस्वी पूर्व इधर हम लिखते हैं और ईस्वी इधर लिखते हैं। अब मान लीजिए कि ईसा पूर्व में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले इधर से अगर चलेंगे ईसा पूर्व में, तो 15 पहले मिलेगा हमको, उसके बाद -15, -14, -13, -12, -11। तो इसमें ईस्वी पूर्व में सन घटता जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 100 ईस्वी पूर्व के बाद क्या आएगा, अगला सन क्या होगा, तो 100 ईस्वी पूर्व के बाद, ईस्वी पूर्व में है तो यहाँ देखिए, मान लीजिए -100, इसके बाद अगला सन क्या आएगा, -99। ठीक है, तो अगला सन क्या आएगा, -99 ईस्वी पूर्व, 98 ईस्वी पूर्व, 97 ईस्वी पूर्व, 95 ईस्वी पूर्व। ऐसे सन ईस्वी पूर्व में ये घटता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कहूँ कि 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक रही। इसका मतलब क्या है, अब आप कहेंगे कि 3500 के बाद 1750 कैसे आएगा, 3500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो ईस्वी पूर्व में है तो ये क्या होगा, 3500 के बाद 3400, 3300, 3200, 3100 ऐसे घटते हुए 1750 तक आएगा। तो इधर घटता है सन ईस्वी पूर्व में, और इधर जो है हम लोग बढ़ते जाते हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। 2023 चल रहा है, 2023 के बाद क्या आएगा, 2024। ईस्वी पूर्व में अगर होते तो, ईस्वी पूर्व में होते तो ईस्वी क्या बोलते हैं, 2020 के बाद हम लोग क्या आता है, 2019, 2018, 2017 ऐसे घटता जाता है ईस्वी पूर्व में। तो आशा करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर।
कुछ बेसिक चीजें थी। ये 5 लाख ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक माना जाता है। ईस्वी को हम लोग समझ रहे हैं कि ईसा के जन्म के पश्चात, ठीक है। ईस्वी पूर्व को बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बीसी, बिफोर माने पहले, क्राइस्ट माने ईसा, ईसा से पहले। मध्यकाल जो हमारे भारत में है, मध्यकाल लगभग 800 बीसी से, सॉरी 800 ईस्वी से, यहाँ ईस्वी शुरू हुआ ना, तो 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी से लेकर अभी तक, आज तक, या इसको आप कह सकते हो 1947 तक। ऐसा नहीं कि 1947 तक आकर के हमारा इतिहास खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे समकालीन भारत का इतिहास, या समकालीन विश्व राजनीति, या भारत का राजनीति। तो इसके आधुनिक काल यहाँ तक हम लोग आगे भारतीय इतिहास को छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग राजनीति की बुक में पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल अब तक मान सकते हैं आप 1947 से आज तक, ठीक है। अब देखिए प्राचीन काल जो है ना, प्राचीन काल को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भी इसको बांटा गया है, ठीक है। इसको भी 3 भाग में हम बांटते हैं। प्राचीन काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक काल आता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पीरियड है हमारा वो कहलाता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन करने के लिए हमने सुविधा के दृष्टिकोण से इसको अलग अलग खंडों में बांट रखा है। प्राक ऐतिहासिक, इसका एक और नाम मिलेगा कहीं कहीं बुक में आपको, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब इसको समझिए, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल हम कहते हैं कि वह पीरियड या वह काल, भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें अध्ययन के लिए हमको लिखित सामग्री उपलब्ध हो। क्या हो? लिखित साक्ष्य कुछ उपलब्ध हो, लिखित साक्ष्य, लिखित सामग्री, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपको अकबर का अध्ययन करना है या गांधी को ही अध्ययन करना है, गांधी के बारे में आपको कुछ पता करना है, तो आप क्या करेंगे? गांधी के बारे में पता करने के लिए आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, गांधी के बारे में कौन कौन से बुक्स लिखे गए हैं या गांधी जी ने कौन कौन सा बुक्स लिखा है, तो उनके विषय, उनके जो सोच है उस चीज़ को आप जान पाएंगे। या ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ तो किसी लेखक का अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि गांधी को कैसा देखता है। आप कहेंगे कि हम चलते हैं भितिहरवा आश्रम, वहाँ पे हम देखेंगे, लोगों से पता करेंगे क्या क्या वो यूज करते थे। हम ये नहीं मानेंगे कि केवल वो लाठी एक मतलब एक मर्दानी यूज करते थे, एक लोटा रखते थे अपने साथ। तो आप वहाँ पे जाएंगे, उनकी चीज़ों को देखेंगे, तब तो आपको विश्वास होगा, ठीक है। वो जो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ के लोगों से आप पता करेंगे। चलिए, तो ये तो हुआ गांधी के बारे में। तो एक हमारे भारतीय इतिहास में एक लंबा जो काल है प्रागैतिहासिक काल का, इस काल को जानने के लिए, ये काल जो है प्रागैतिहासिक काल भारतीय इतिहास में लगभग, इसको पाषाण काल भी बोलते हैं, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल हमारा रहा है लगभग 5 लाख वर्ष पहले से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर ईस्वी पूर्व से लगभग आप मान लीजिए 3000 ईस्वी बीसी तक, 3000 बीसी माने ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व तक या 4000 ईस्वी पूर्व तक आप रख सकते हो इसको, प्रागैतिहासिक काल को। अब इसको समझिए मैं क्यों कह रहा हूं इसको। अब आप बताइए कि जब हमारा समाज, मानव समाज बन रहा था, तो उस समय तो मनुष्य लिखना नहीं जानता था। लिपि तो बाद का, बहुत बाद का आविष्कार है। तो लिखना जब नहीं जानता था तो उस काल के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए कि कोई ऐसा समाज है जहां पे कोई लिखना नहीं जानता, तो उस समाज का अध्ययन हमको करना है, और वो बहुत पहले रह चुका है। आज ऐसा नहीं कि हम जाएंगे वहां पे देखेंगे। अब मान लीजिए कि हम हड़प्पा काल की बात करें, तो हड़प्पा काल को आप जानने के लिए क्या जरूरत है? तो हड़प्पा काल के में देखेंगे कि उनका घर कैसा था,
ठीक है, वो कैसे कैसे घरों में रहते हैं जब खुदाई करके, वो कौन कौन से घड़े इस्तेमाल करते थे, माटी का बर्तन यूज करते थे कि कोई धातु का बर्तन यूज करते थे, वो कैसे कैसे गहने पहनते थे, उनका धर्म क्या था, उनका विश्वास क्या था, कोई मूर्ति मिली है कि नहीं मिली है, बहुत सारी चीजें, वो कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो हमारे पूर्वज उपयोग में लाते थे, करते थे, आज वो बचा हुआ है, वो हड्डी हो या कोई औजार हो, कोई हथियार हो, कोई हल हो, ठीक है, या कोई भवन हो, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल को अध्ययन करने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही साक्ष्य है, जो है हमारा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन करने के लिए हमारे पास केवल और केवल है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो अब इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है। इस काल को जानने के लिए जैसे हम अशोक को जानना चाहते हैं, तो अशोक को जानना चाहते हैं तो उस अशोक के पिलर पड़े हुए हैं, तो अशोक में उसने उस पिलर पे बहुत कुछ लिखवाया है। पाली ग्रंथ में अशोक की चर्चा मिलती है, बौद्ध ग्रंथ में अशोक की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से ग्रंथ जो हैं जहां लिखा हुआ कुछ है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, तो उसको इतिहासकार जो हैं वो ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जहां पे हमको कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा अध्ययन करने के लिए, तो उसको उस काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्राक-ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जो है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ये आधा इतिहास, आद्य मतलब क्या होता है? मतलब आधा, पूरा नहीं। आधा ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि देखिए इंडियन हिस्ट्री में बहुत समय एक कुछ ऐसा रहा है जहां पे लिखित सामग्री है लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित सामग्री उपलब्ध है, सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री या लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु इसको क्या किया हम लोग, परंतु इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि भारतीय इतिहास का वह काल जहां पे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल क्या है? उसको कहेंगे कि ऐसा भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें जिसके जानकारी के लिए हमें लिखित साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए ऐसा नहीं कि इस काल में आकर के पूर्वजों ने हमारा कुछ यूज नहीं किया है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से लिखित सामग्री हमको मिलने लगता है, तो उसको ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। प्रागैतिहासिक काल के हमारे पास लिखित साधन कुछ नहीं है, हम लोग जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन जुटाते हैं वो किस चीज से जुटाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों को देख करके। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे इसको मिटाना है थोड़ा सा, इस चीज को भी। अब देखिए इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्राक-ऐतिहासिक काल का अध्ययन हम लोग सबसे पहले करेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब चलिए जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको मुख्य रूप से प्राक-ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसको मुख्य रूप से हम लोग इसको पाषाण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूं। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज। पाषाण काल, स्टोन एज। इसमें जो मनुष्य है हमारा प्रागैतिहासिक काल, इसमें मनुष्य मुख्य रूप से कोई धातु का जो हथियार है, औजार है, इस्तेमाल नहीं करते थे। मुख्य रूप से पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल अधिक होने के कारण इसको हम बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण मतलब क्या है? पत्थर। ठीक है, पत्थर के काल। तो इसमें पाषाण काल जो है कब से कब तक है? लगभग वही बताया आपको, 5 लाख बीसी से लगभग आपका आ जाइए यहाँ तक 3000 या 3500 बीसी तक। 3000 बीसी तक। बीसी मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व तक। ठीक है,
अब इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे पाषाण काल को। एक कहलाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल ये जो पीरियड है हमारा 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर लगभग 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊं, चूंकि दिक्कत हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इसका भी डिवाइडेशन कुछ हम लोग करेंगे। तो दूसरा है हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो हो गया ये हो गया नवपाषाण काल, नवपाषाण, न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो ये जो पीरियड हमारा मध्य पाषाण काल, ये लगभग 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक, बीसी तक। ये नवपाषाण काल जो है 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक, 3,000 बीसी तक, ठीक है। ये रहा पाषाण काल। अब इसमें देखिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण क्यों कहते हैं? इसमें जब आप आएंगे सबसे पहले 5 लाख बीसी पूर्व से लेकर के 1,000 बीसी पूर्व तक, इसमें मनुष्य शिकारी था। इसमें मनुष्य क्या था? शिकार करके अपना जीवन किसी प्रकार चलाता था, शिकारी था। आखेटक समाज था। आखेटक, आखेटक मतलब क्या होता है कि आप शिकार करके या फलों को एकत्रित करके अपना जीवन गुजर बसर कैसे भी चलाना। अब इसमें समाज हमारा अस्थाई नहीं था। क्यों अस्थाई नहीं था? कि जब आपके पास भोजन नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका समाज कैसा हो सकता है? सोच लीजिए, आप आज खा रहे हैं, कल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इस समय जो है, इस पीरियड में मनुष्य ने आग जलाना सीखा, आग पर नियंत्रण करना सीखा, आग पर नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इस काल। अच्छा, इसमें अगर हथियार देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें तो पत्थर के ही हथियार थे, पत्थर के ही औजार थे, ठीक है, जो मनुष्य जो है उसको उपयोग में लाते थे। लेकिन ये पत्थरों के औजार भी बहुत अनगढ़ होते थे, बहुत चोख पैना नहीं होता था, बहुत उसमें धार नहीं होता था। तो ऐसे ही पत्थर के बहुत बड़े बड़े हथियार मिलेंगे, जो आपको कुदारी क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी मिलेगा, वो थोड़ा सा माने पत्थर का कुल्हाड़ी आप समझ सकते हैं कैसा होगा। हड्डी के बहुत सारे उपकरण हैं, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते एक चीज हुआ है, मनुष्य ने एक चीज देख लिया है कि अगर हम एक जगह के शिकार को मार के खा रहे हैं तो दूसरे वहां का मतलब जंतु जो है कम हो जाते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि एक दिन अब शिकार पे निकले तो उस दिन अब कोई शिकार मिल ही जाएगा। तो धीरे धीरे मनुष्य ने अपने इस चीज को देखते हुए सीखा और आगे आके देखा कि जब अगर किसी जंतु को मारने के बजाय अगर हम उसको पालना शुरू करें, तो पालना अगर शुरू करें तो उसके बच्चों को हम खा सकते हैं, एक को रखेंगे, बाकी हमको भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसने मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी जो चीज है वो आती है कि इसमें पशुपालन शुरू हुआ, पशुपालन, ठीक। तो पशुपालन मनुष्य ने करना शुरू किया। पशुपालन के द्वारा कम से कम इतना तो जरूर हुआ कि वो थोड़ा सा अस्थायी हुए। मध्य पाषाण काल में लगभग मनुष्य ने हमारे यहाँ भारत में 10,000 ईस्वी पूर्व तक पशुपालन करना सीख लिया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पशुपालन के बाद नवपाषाण काल में आते हैं कृषि, जो इसमें थोड़ा सा कृषि करना उसने सीखा। और कृषि भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। अब मान लीजिए कि इसमें पत्थर के हथियार हैं, पत्थर के ही औजार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पत्थर के खुरपी से आप कितना खोद सकते हैं, कितना जमीन खोद सकते हैं। तो बहुत छोटे बड़े पैमाने पर अभी भी पशुपालन और आखेट जो है शिकार करना जारी है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर हुआ कि मनुष्य ने एक चीज ये कृषि करना सीख लिया। इसके बाद धीरे धीरे समाज का उत्थान हुआ है। तो पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में अंतर आप समझ गए कि इस काल में मनुष्य जो था शिकारी था, आखेटक था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना सीखा, थोड़ा इससे समाज अस्थायी हुआ। फिर नवपाषाण काल में इस पीरियड में हम आते हैं तो थोड़ा सा कृषि करना सीखा। धीरे धीरे ऐसे ही समाज का विकास हुआ है। थोड़ा सा अब मैं इसको मिटाता हूं। हम लोग आ गए हैं 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये पीरियड 5 लाख से 10,000 बीसी,
10,000 से 6,000 BC मध्य पाषाण काल, और 6,000 से 3,000 BC, इतना तक हम लोग समझ लिए। चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल, जो हम लोग रखे थे। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं बताया ना, कि ऐसा काल जिसके जानने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखें, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पीरियड में बांटते हैं। 2 पीरियड में, इसमें एक है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा है आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक है, हड़प्पा काल को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक कहलाता है प्राक हड़प्पा सभ्यता। प्राक मतलब मैंने क्या बताया कि हड़प्पा से पहले जो प्रारंभ एकदम हड़प्पा सभ्यता जब शुरू हो रहा था, उस पीरियड को जब धीरे धीरे समाज अस्थायी हुआ, थोड़ा सा कृषि हुआ तो व्यापार व्यवसाय विकसित हुआ, व्यापार व्यवसाय होने के कारण नगर बने, शहर बने, तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पहला पीरियड जो हड़प्पा काल का, उसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल। ठीक है, ये जो पीरियड है हमारे यहाँ, ये लगभग 3500 BC से लेकर 2500 BC तक रही है, 2500 BC तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हड़प्पा काल या प्रौढ़ हड़प्पा, प्रौढ़ मैच्योर हड़प्पा जो काल है, प्रौढ़ हड़प्पा काल। ये जो पीरियड है हमारे यहाँ 2500 BC पूर्व से, BC से ईसा पूर्व से 1900 BC तक। समझ रहे हैं ना आप लोग कि BC में सन जो है घटता है। प्रौढ़ हड़प्पा काल या हड़प्पा काल भी लिख सकते हो। उसके बाद हड़प्पा पश्चात, हड़प्पा पश्चात, हड़प्पा पश्चात मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब पतन जब शुरू हुआ तो लगभग 1750 तक आते आते हड़प्पा सभ्यता हमारे यहाँ नष्ट हो गई। उसके बाद यहाँ तक 1900 BC से लेकर के हम लोग इसको रखते हैं 1750 तक, 50 BC तक। ठीक है, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में पूरे भारतीय इतिहास का एक खाका बन जाए, उसके बाद अलग अलग काल को हम लोग एकदम बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप इसको नोट करते चलें। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्राक हड़प्पा काल शायद आप समझ रहे हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। प्रौढ़ हड़प्पा काल का मतलब क्या है कि इस अवस्था में आते आते हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के चरम अवस्था पे थी। और हड़प्पा पश्चात का मतलब क्या कि धीरे धीरे यहाँ से विनाश उसका या पतन धीरे धीरे उसका शुरू हुआ है। अब यहाँ पे इसको मैंने आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा है, क्योंकि हड़प्पा काल में क्या है कि उसकी लिपि है लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लिपि तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक सभ्यता देखिए, वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक कहलाती है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है ना उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है हमारा भारत में लगभग 1500 BC से जिसमें वेदों की रचना हुई है। ऋग्वैदिक काल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल को जानने के लिए मुख्य रूप से हमारे पास एक ही है साधन, वो है ऋग्वेद, तो इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 BC तक। ठीक है, ये पीरियड है। और उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 ईस्वी पूर्व से BC से लेकर आपको 600 BC तक, इतना तक रहा है। ठीक है, उत्तर वैदिक आप देखिए हमने शुरू किया था 5 लाख वर्ष पहले से लेकर 600 BC तक हम लोग आ गए। यहां के बाद हम लोग शुरू होगा महात्मा बुद्ध या महाजनपद काल, बुद्ध काल, जैन काल या महाजनपद काल। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना को समझ लेते हैं। अब देखिए ऋग्वैदिक काल क्या है, जब हड़प्पा सभ्यता हमारे यहाँ नष्ट हुई उसके बाद जो पश्चिमोत्तर भारत में थोड़ा सा एक नई सभ्यता देखने को मिलती है जो आर्यों की सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जानने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से वेद ही साधन है, मुख्य रूप से लिखित साक्ष्य हैं। ठीक है, लेकिन इसको आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे
इस चीज मतलब वैदिक सभ्यता में भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी। भाषा ठीक है, भाषा है लेकिन लिपि नहीं है। अब लिपि नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो उसको क्या किया गया कि जैसे वैदिक मंत्र हैं तो उनको गुरुजी याद कराते थे बच्चों को, बच्चे जो हैं उनको फिर अपने शिष्यों को, फिर उसके अपने शिष्यों को, ऐसे कंठस्थ करने की परंपरा चली। कंठस्थ माने याद करने की परंपरा, कंठ में अस्थ, ठीक है। तो कंठस्थ करने की परंपरा चली, उसी के द्वारा हमारे यहाँ ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। अब एक चीज हमको यहाँ बताना है कि आखिर उत्तर वैदिक काल यहाँ से 1000 ईस्वी से क्यों से माना जाता है? माना जाता है ये कि भारत में लोहा का प्रचलन जो है ना 1000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था, और जब लोहा का प्रचलन शुरू हुआ तो एकाएक समाज में बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ। क्योंकि जब लोहे के औजार से आप खुदाई करेंगे, जुताई करेंगे, तो उससे थोड़ा गहरी जुताई हो पाएगी। बात शायद आप समझ पा रहे हैं, पत्थर के औजार की तुलना में। तो थोड़ा सा अब जब लोहा का प्रयोग होना शुरू हुआ तो जंगलों की कटाई सफाई भी अच्छी मात्रा में होने लगी, तो कृषि इससे बहुत आगे बढ़ी। जब कृषि आगे बढ़ी तो उससे उत्पादन भी अच्छा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ तो व्यापार या समाज भी अच्छा हुआ, समाज का स्थायीकरण हुआ, समाज में नियम कानून बनने शुरू हुए। तो ये पीरियड इस काल का है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके बाद की चर्चाएं शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।